हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स एक्सपी। आज मैं आपके पास से आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो लेके, जो कि है हमारी नेशनल इनकम पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसके कौन से 8 एग्रीगेट्स होते हैं, डोमेस्टिक के कौन से होते हैं और नेशनल के कौन से होते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ये है कि हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, जिससे बहुत से बच्चों को डर लगता है कि सर नेशनल इनकम किस फॉर्मूले से करें, इनकम मेथड है, ये मेथड है, वो मेथड है, कौन सा मेथड लगाना है, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस एक वीडियो के दम पे आप नेशनल इनकम का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बड़ी इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात आती है नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड में हमको क्या करना है, हमको पूरे जो इकोनॉमी की इनकम्स हो रही हैं, चाहे वो बिजनेस से हो रही हो, चाहे वो जॉब से हो रही हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो रही हो, चाहे वो रेंट से हो रही हो, रॉयल्टी से हो रही हो, इंटरेस्ट से हो रही हो, हमें उन सबको एक कैलकुलेट करके सबको सम अप कर देना है। उससे हमारा इनकम मेथड से निकल सकता है। एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा होता है? जिसमें हमारी जो इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं, उन चारों सेक्टर में जो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि अब अगर चारों सेक्टर में कोई इंसान एक्सपेंड कर रहा है, कोई खर्चा कर रहा है, तो वो जो खर्चा हो रहा है वो किसी ना किसी की तो इनकम हो ही रही है ना। सो हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। प्लस जो लास्ट मेथड है वो है वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में ये होता है कि हमने अपने गुड्स में कितना और प्रोडक्शन ऐड करा है, क्या वैल्यू ऐड करी है, क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड हुआ है। तो हमें अगर वो पता चल जाएगा तो हम इसके थ्रू भी अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है किस पे? इनकम मेथड पे। सो इनकम मेथड में हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है। बस प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, इन सबको हमें क्या करना है? इन सबको हमें ऐड कर देना है। इन सबको हमको ऐड करना है। आप रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिस्ड इनकम प्लस कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है, आप लोग कह रहे होंगे कि ये डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग क्या है? सो कुछ कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना है? हमको जो डिविडेंड है उसको प्लस जो कॉर्पोरेट टैक्स है, यानी कि जो भी आप इनकम कमा रहे हो उस पर जो भी टैक्स लग रहा है उसको, प्लस जो भी आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, जो हमारा प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो हम लोगों ने बचा के रखा है ना, इनको अगर हम ऐड कर देंगे इन तीनों को तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, इसके लिए कोई भी ऐसा मेहनत नहीं करनी। इंटरेस्ट भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। मिक्स्ड इनकम है कि जो अलग अलग सोर्सेज होती हैं, जैसे मान के चलिए अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई बार्बर है ना, या कोई रेस्टोरेंट है, तो इन सब की इनकम कहाँ से हो रही है, वो सारी इनकम सब मिला के हम लोग मिक्स्ड इनकम में ले लेते हैं। अब ये जो टॉपिक है कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, ये क्या चीज़ है? कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी वर्कर्स हैं या जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको जो इनकम मिल रही है हम लोग उसको भी ले लेते हैं। ठीक है। अब अगर कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सो आपको क्या करना है? आप वेजेस एंड सैलरी इन कैश, सबसे पहले जो भी वेजेस या सैलरी है वो इन कैश ले लेंगे, प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। अब ये वेजेस एंड सैलरी इन काइंड क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो फर्नीचर बना रही है। ठीक है। अब मुझको अपना एक नया घर मैंने लिया है, वहां पे मुझे फर्नीचर की नीड है, तो मैं अपने बॉस से ये कह सकता हूँ कि सर मुझे अब की बार आप सैलरी ना देके मुझे उतने का फर्नीचर दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे फर्नीचर की नीड है। सो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर्स, बच्चों याद रखना एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसमें क्या आता है? इसमें जो भी आपका
फॉर एग्जांपल जो पीएफ कटता है या आप जो ग्रेचुइटी लेते हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, आपका इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सैलरी स्कीम, तो हम लोगों को इनसे क्या निकल के आएगा, कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, अब हमने कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज भी निकाल लिया, प्रॉफिट है ही, रेंट एंड रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, मिक्स्ड इनकम है, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एनडीपीएफसी। और लास्ट वीडियो अगर तुम लोगों ने देखी होगी तो आप लोग उसको बड़ी इजीली कन्वर्ट करना जानते होंगे कि हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन है, एनएफआईए है, एनआईटी है, वो सिंपल से मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए थे आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो नेशनल इनकम से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर आप प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इन तीनों की जगह एक वर्ड आपको दिया होगा, वो हो सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये समझ लीजिएगा कि प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट ये उसी में ऑलरेडी ऐड है। सो ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको क्या ऐड करना है, मिक्स्ड इनकम और कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज, बस ये दो चीजें ऐड करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। अभी हम लोगों ने इनकम मेथड सीखा कि जो पूरे इकोनॉमी में जितने भी लोग इनकम कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, उससे हम लोग अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि इकोनॉमी में जो भी लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, जो भी खर्चा कर रहे हैं, उससे क्या हम लोग अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं वो नीचे कमेंट में बताना। ठीक है, अब हमारे पास हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी होती हैं। कौन कौन सी? हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो हम लोग इसमें सबका एक्सपेंडिचर ले लेंगे। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो हमारा फर्म्स का होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको याद होगा कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर हमारे आते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, है ना। फिर हमारा क्या आता है प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम हाउस होल्ड्स में खर्च करते हैं। जैसे हम लोग के घर में भी तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है, आप खाना खा रहे हो, आप जूस पी सकते हो, आप एसी चला रहे हो, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट एज एन हाउस होल्ड अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपका किसके अंदर आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर। अब हमें एक चीज जो सोचने वाली है वो ये है कि क्या ये चीजें हमें डायरेक्ट गिवन होंगी? जी हाँ, आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्ट गिवन होगा। नेट एक्सपोर्ट्स आपको निकालना पड़ेगा, तो उसमें आपको एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स करना है, तो वो आपका नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। ठीक, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको गिवन होगा। जो चीज नहीं गिवन हो सकती वो ये हो सकता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन शायद आपको नहीं गिवन हो। ठीक है, डायरेक्टली नहीं गिवन होगा बट इनडायरेक्टली आपको गिवन है। तो इनडायरेक्टली गिवन होने का मतलब ये है कि अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, याद रखना फिक्स्ड है ये, है ना, अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है उसमें आप चेंज इन स्टॉक माइनस करेंगे, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल आएगा। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो भी आप मशीनरीज खरीदते हैं या जो प्लांट्स खरीद रहे हैं या जो लैंड खरीद रहे हैं, बेसिकली आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, है ना, फिक्स्ड एसेट्स में अगर हम लोग चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इजी है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि क्या ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है कौन कौन करता है? तो ये हम बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है, इसको फर्म्स भी करती हैं और इसको हाउस होल्ड भी करते हैं, है ना। गवर्नमेंट अपनी
रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, फर्म्स मशीनरी खरीदती है, प्लांट खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, लैंड लेती है। हाउस होल्ड्स घर बनाते हैं, हम लोग अपने घर भी बनाते हैं, हम लोग अपनी कार खरीदते हैं, वो हमारे क्या हैं, सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। क्लियर? अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या निकल के आता है, हमको जीडीपी एमपी या जीवीएएमपी मिलता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है। क्या है कि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट की, मतलब जितना भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ है, जो भी हमने आउटपुट करा है उसकी वैल्यू ले लो, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ले लो। ठीक है, दो चीजें आपको याद रखनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप उसको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, है ना, कि सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं गिवन है, तो आपको क्या गिवन हो सकता है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, कि आपने जो भी रॉ मटेरियल खरीदा है वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, आप उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, है ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के, कि वो क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें अभी भी कुछ वैल्यू ऐड होनी बाकी है, राइट। लाइक रॉ मटेरियल हो गया, अगर आपका कोई मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई बेकरी की शॉप है तो ब्रेड हो गई, मिल्क हो गई, ये सब चीजें आपके लिए क्या है, आपका इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमें जो चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो सेल हो रही है ना, तो ये हमारी डोमेस्टिक भी हो सकती है, यानी इंडिया के अंदर भी सेल हो सकती है, और ये हमारी बाहर भी हो सकती है, यानी एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, है ना, कि आपको इंडिया के अंदर भी सेल कर सकते हो और इंडिया के बाहर भी सेल करोगे। तो अगर डायरेक्टली सेल नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को ऐड कर देना, तो आपका सेल्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा। सेम वे आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में हो सकता है कि आप डोमेस्टिक परचेजेस भी कर सकते हो, है ना, कि अपने इंडिया के अंदर ही खरीद लिया, डोमेस्टिक परचेज। ठीक, प्लस आप बाहर से सामान इंपोर्ट्स भी करा सकते हैं, ये भी तो आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो यहाँ खरीद लो या बाहर से इंपोर्ट्स करा लो। तो आप जब इंपोर्ट और डोमेस्टिक परचेज को प्लस कर देंगे तो वो क्या निकल के आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है? अब एक चीज याद रखिएगा कि ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इसमें ये हमेशा याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको सेल्स भी दिए होंगे प्लस आपको एक्सपोर्ट्स भी दिए होंगे, सो इन दोनों को ऐड मत कर देना। ठीक है, अगर आपको सेल्स गिवन है तो आप डायरेक्टली सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेंगे, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा। आप एक्सपोर्ट्स कब ऐड करेंगे, जब आपको डोमेस्टिक सेल दी होगी। ठीक है, ये वर्ड डोमेस्टिक लिखा है, क्या क्या सेल्स लिख लीजिए कि डोमेस्टिक सेल्स जब गिवन होगी उसमें आप एक्सपोर्ट ऐड करेंगे तो आपका सेल्स आ जाएगा, और जैसे सेल्स आ जाएगा आप उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हमें कुछ चीजें हैं जो हमको वैल्यू एडेड मेथड में याद रखनी है। वो हमको क्या याद रखनी है कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, रिपेयर से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी कंजम्पशन, कोई भी चीजें आ रही, कोई भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं, वो सब हमारे क्या है, इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लोगों ने क्या था कि वैल्यू एडेड मेथड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अगर कहीं पे भी आपने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ देखा या रिपेयर देखा या मेंटेनेंस देखा, तो ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन का ही पार्ट है।
ठीक। नेक्स्ट चीज जो मैं याद रखनी कि परचेज ऑफ फाइनल गुड्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, कि अगर आपने कोई मान के चलो लेट से कोई ट्रैक्टर खरीद लिया है या कोई ट्रक खरीद लिया है, कोई बस खरीद ली है, सो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे फाइनल फिक्स्ड रखा लो। ठीक है, फिर क्या है, गुड्स प्रोड्यूस्ड और यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। कि जो भी गुड्स आपने प्रोड्यूस करे हैं, वेदर यू आर सेलिंग इट इन द मार्केट और नॉट, प्रोडक्शन तो हुआ है ना, उसमें वैल्यू एडिशन तो हुई है ना उसके लिए, सो हम उसको इसमें वैल्यू एडिट मेथड में काउंट करेंगे। ठीक है, क्या मतलब है कि जो भी आप प्रोड्यूस करोगे, भले वो आप बेचो चाहे ना बेचो, भले आप उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लो, बट विल बी अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो ये आपके बेसिकली 3 मेथड्स थे। मैं एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। क्या क्या क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। इनकम मेथड में हम लोग प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम, कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉयज ऐड कर देंगे, तो हमारा एनडीपीएफसी निकल के आ जाएगा और एनडीपीएफसी से हम लोग इजीली नेशनल इनकम में चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना आता है तो मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी वीडियो मैं आई बटन में लगा दूंगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको इन सभी को प्लस करना है। क्लियर, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से निकल के आ जाएगा, जो आएगा आपका जीडीपी एमपी। ठीक, सेम वे वैल्यू एडिट मेथड में जीडीपी एमपी आता है या जीवीए एमपी आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं दिया गया है तो आप लोग डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स कर लेंगे, तो वो आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है। सेम वे अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, वो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और अगर सेल्स नहीं गिवन है तो आपको डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स को ऐड कर लेना, तो वो आपकी सेल्स हो जाती है। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको नेशनल इनकम में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और एक चीज और, इसकी जो नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा वो आप लोग जरूर से देखिएगा, क्योंकि उस पार्ट में मैं इसके कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, इसको 2 वीडियो और लेंगे और नेशनल इनकम पूरा खत्म हो जाएगा, जिसमें अगली वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करा देंगे, और जो एक और लास्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग बेसिकली उसकी जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी पढ़ लेंगे, है ना। देखो बच्चों, इसमें नेशनल इनकम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बेसिकली आपका एक न्यूमेरिकल आता है या थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आता है ना। अगर आपको न्यूमेरिकल में इश्यूज आ रहे हैं तो आप थ्योरी पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। अब तो आपके पास ऑप्शन आते हैं कि वो बीच में और आ जाता है, तो इधर यू कैन अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल और यू कैन अटेम्प्ट थ्योरी पार्ट। ठीक है, सो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर न्यूमेरिकल कर लोगे तो वेल एंड गुड है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में अगर आपका न्यूमेरिकल में आंसर सही है तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे, है ना। थ्योरी में हम लोग सोच के चलते हैं कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट न्यूमेरिकल अगर आपका एकदम सही है तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में बने रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।